हासम, तुम पागल तो नहीं होगे? अभी बच्ची है, वो 10वीं जमात में पढ़ती है। मैंने सिर्फ निकाह का कहा है डैड, रुखसती का नहीं। मैं आपके साथ इसी सूरत इटली जाऊंगा जब आप मेरा शर्मीना से निकाह करेंगे। न जाने वापसी कब हो, 4 साल बाद या 5 साल बाद। फुप्पो उसे सिर्फ बचपन की एक बात पर बिठा के तो नहीं रख सकेंगी। अफजल अंकल आज इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी हो सकते हैं। 5 साल बाद इन्हें शर्मीना का पाकिस्तान में कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए, फिर वो क्यों अपनी इकलौती बेटी को इतनी दूर भेजेंगे? डैड, मैंने बचपन से सिर्फ शर्मीना को ही इस नज़र से देखा है और आप लोगों ने मेरे जहन में सिर्फ यही डाला था कि आपकी बहू सिर्फ शर्मीना बनेगी। हाज़म की बात ने दोनों मियाँ बीवी को मुतसब सा कर दिया था। दूसरे दिन जब यही बात उन्होंने रिफ़त और अफजल के सामने रखी कि हाज़म के क्या इरादे हैं, मगर इन दोनों ने खुशी से रजामंदी दे दी थी। लेकिन शर्मीना ज़रूर परेशान हुई। हमेशा उसे हाज़म भाई कहती आई थी। फिर इकलौती बेटी थी तो लाडलापन और मासूमियत बहुत ज़्यादा थी। वो कज़न था, यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन निकाह का सोचकर परेशान हुई थी। कम उम्र में ऐसे रिश्ते में बंध जाने का सोचा भी नहीं था उसने। जहाँ हाज़म उसका ख्याल रखता था, वहाँ रौब भी जमाता था। किसी गलत बात पर डांट भी देता था। अपनी कम उम्री और लाडलेपन की वजह से उसे हाज़म का यूं डांट देना पसंद नहीं था। और अब निकाह, जाहिर है इतना तो वो समझती थी कि आज नहीं तो कल शादी तो उसी से होगी। शोहर की हैसियत से वो हाज़म को दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस उम्र में इनकार का कोई जवाब भी उसके पास नहीं था। माँ बाप राजी थे, इसलिए अगले रोज सादगी से निकाह की रस्म भी अदा हो गई थी। हाज़म के साथ बैठते ही वो सिमट सी गई थी। पहली बार इतनी भारी मैक्सी पहनी थी, पहली बार मेकअप भी पार्लर से करवाया था। हालांकि शास्ता बेगम ने अपनी तरफ से एक सिंपल सी हाफ वाइट मैक्सी ही पसंद की थी, लेकिन शर्मीना के लिए वो भी संभालना मुश्किल थी। दिल में हाज़म को लेकर कोई उमंग भी नहीं थी। वो बड़ा था उससे और अक्सर उसे पढ़ाने भी बैठ जाता था। जिस दिन उससे किसी सब्जेक्ट का सेट लेता तो शर्मीना की अच्छी शामत सी आ जाती थी। उससे डरती भी बहुत थी। उसके सामने बात भी ठीक से नहीं कर पाती थी, ना ही उसके जज्बातों से वाकिफ थी। बस ये पता था कि मामू, ममानी और माँ बाप ने बाहमी मशवरे से दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया था। हाज़म ने भी इससे कभी इस किस्म की बातों का इजहार नहीं किया था कि वो इसके लिए कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि शर्मीना की उम्र ही ऐसी नहीं थी कि इससे इस किस्म की बातें वो करता। दिल ने बारहा निकाह के बाद एक मुलाकात की जिद भी की थी, लेकिन जिस कदर वो सिमट कर बैठी थी, मेकअप भी उसकी बदहवासी को छुपा नहीं पा रहा था। इसलिए हाज़म ने अपने दिल के जज्बात को थपकी देकर सुला दिया। अगले रोज इटली की फ्लाइट थी। सब एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। शर्मीना अभी भी नर्वस थी। जबकि शास्ता बेगम ने उसे गले लगाया था। सहेल साहब पहले रिफत से मिले, जो अभी भी आबीदा हुई थी, पर शर्मीना के सर पर शफकत से हाथ रखा। हाज़म की निगाहें गाहे बगाहे सिर्फ शर्मीना पर थी। आंखों में समा लेना चाहता था उसका चेहरा। न जाने फिर कब मुलाकात हो। जाने से पहले उसने शर्मीना की जानब अपना हाथ बढ़ाया था। ये एक हक था जो वो इस्तेमाल किए बिना नहीं जाना चाहता था। शर्मीना नर्वस तो बेहद थी, लेकिन फिर उसकी जानब हाथ बढ़ा दिया। हाज़म के चेहरे पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट थी। और तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए बस इतना ही कहा, ये ना हो कि तुम पढ़ाई पर तवज्जो छोड़ दो। फुफ्फो से तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पूछता रहूंगा। उसके हाथ को बहाने से अपने हाथ में ज्यादा देर रखने का यही तरीका था। जी। शर्मीना की पहले ही उसके रौब से जान जाती थी, फिर पढ़ाई का सुनकर तो मजीद धड़कनें बढ़ जाती थी। हाज़म ने उसका हाथ छोड़ दिया, फिर पलटकर नहीं देखा। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। अब अगर पलटकर देख तो बड़ा मुश्किल था उसे छोड़कर जाना। कई बार हाज़म ने रिफ़त से फ़ोन पर बात की, शर्मीना का हाल पूछा, कैसी है, पढ़ाई कैसी जा रही है उसकी। कई बार हिचकिचाते हुए फुप्पो से ये भी कहा शर्मीना से बात करवा दें, लेकिन वो हंस देती थी। तुम्हारा नंबर देखकर तो रंग उड़ जाता है उसका, कमरे में भाग जाती है, शर्मा जाती है, वरना मैं क्यों पाबंदियां लगाने लगी। रिफ़त बेगम हंसकर जवाब देती। अपना मोबाइल वो हाज़म का नंबर देखते ही ऑफ कर देती थी। बस अपने रिजल्ट की मार्कशीट से वाकिफ़ करवा देती थी। अच्छे ग्रेड से इंटर उसने मेडिकल से पास आउट किया था, लेकिन वो बहुत शर्मीली और अदम एतमाद वाली लड़की थी। मेडिकल भी अपनी चॉइस पर नहीं बल्कि हाज़म की चॉइस पर लिया था। ये नहीं कि हाज़म की मोहब्बत में टाल नहीं पाई थी, बल्कि खौफ के मारे इनकार नहीं कर पा रही थी। 3 साल में हाज़म ने ना उसकी आवाज़ सुनी थी, ना उसे देखा था।
اب کیسے دیکھتا. اب بھی سرپرائز دینے کے لیے ہی بنا پیش کوئی اطلاع کیے کراچی پہنچا تھا. اب دل کی بے قراریوں میں اضافہ ہوا. پورا راستہ بڑی مشکل سے کٹا تھا. کبھی نکاح کی میکسی میں وہ ملبوس نظر آتی تو کبھی ایئرپورٹ پر رخصت کے وقت گھبرائی ہوئی سی اس سے ہاتھ ملائی ہوئی تھی. جمال صاحب، آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا نمبر آپ میرے فین کو نہیں دیں گے. ہم لکھاری آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ کو دیتے ہیں. مہرالنساء رسالے کے ایڈیٹر پر غصہ ہو رہی تھی. دیکھیں، میں آفس میں موجود نہیں تھا. آپ کے فین کا تو بندھن آپ سے بندھنے لگ گیا ہے. لڑکے لڑکیاں آپ سے بات کرنے کو بےتاب نظر آتے ہیں. آپ کے ناول میری جان سب کی جان بن چکا ہے. دیکھیں، یہ سب تو میرے ہر ناول پر ہوتا ہے، لیکن اس بار ڈرامیٹک کالز کی وجہ سے میں تنگ آ چکی ہوں. میں سم چینج کر رہی ہوں اور اپنا نمبر آپ کو نہیں بتاؤں گی. I'm so sorry مہرالنساء. لیکن مہرالنساء نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی. کئی لڑکیاں لڑکوں کی کالز آ رہی تھی. ناولز کے ساتھ ساتھ اس کے حسن کے قصیدے بھی شروع ہو چکے تھے. جب تک اس نے اپنی تصویر نہیں بھیجی تھی تب تک سب کچھ ٹھیک تھا. لکھنے والی کوئی خاتون ہوگی اتنا ہی پتا تھا. رسالے کے آخری صفحات پر اس کی تعریف ہوتی تھی. بہت سی خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی اس کی رومانسی انداز کو سراہتے تھے. لیکن جب سے فضیلہ کے کہنے پر اس نے اپنی تصویر اپنی کہانی کے ساتھ بھیجی تھی کہ لگا دی جائے، نوجوانوں کے تبصرے بدلنے لگے تھے. اس کی تعریفی کلمات میں اضافہ سا ہونے لگا تھا. پھر یونیورسٹی کے لڑکے بھی آٹوگراف لینے کے لیے آ جاتے تھے.